नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आप कैसे टैक्स से जुड़ी जो भी उलझने हैं वो हम इस शो के ज़रिए सुलझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपने सवाल हमको मेल कर सकते हैं, और अगर चाहे तो आप अपने सवालों का एक वीडियो बनाकर भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करेंगे। और आज का टॉपिक जो है वो वैसे तो आईटीआर पर ही हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे डेडलाइन करीब आ रही है। लेकिन आईटीआर से भी जुड़े काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में। एक ऐसी कन्फ्यूजन ये है कि अगर मान लीजिए आपकी जो इनकम है उसका सोर्स सैलरी नहीं है, या फिर आप किसी प्रोफेशन में नहीं हैं, आप सैलरी क्लास भी नहीं है, उसके बावजूद अगर कुछ इनकम आपको आ रही है तो वो भी आपको बताना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना भी ज़रूरी है। तो इस तरह की इनकम किस हेड में आती हैं, और आईटीआर फाइल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा फॉर्म आपके लिए उपयोगी होगा, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। और इसमें आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और सीए सुधीर कौशिक, जो कि taxpanner.com के को फाउंडर और सीईओ भी हैं। सुधीर जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो आज हम बेसिकली एक हेड को समझना चाह रहे हैं आपसे, और थोड़ा डिटेल में उसकी चर्चा करेंगे, और वो हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। शुरुआत तो पहले इसी से करेंगे, क्योंकि आईटीआर की डेट भी अब करीब आ रही है, और काफ़ी सारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी और कोई सोर्सेज नहीं होती, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक इनकम उनको रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट के तौर पर, रॉयल्टी के तौर पर, या फिर फैमिली पेंशन के तौर पर। तो इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि ऐसे जो लोग हैं वो किस तरीके से आईटीआर फाइल करें, कौन सा फॉर्म उपयोगी है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो कि आगे हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, ये किस तरीके का हेड है और कौन कौन से इनकम इसमें इंक्लूडेड होते हैं। नमस्कार पूजा। ये जो हमारे 5 हेड हैं इनकम के टोटल जिसे कहते हैं, सारी इनकम इन 5 हेड के अंदर कवर होती है। जैसे एक हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलर है सैलरी, जो भी हमें अपने एम्प्लॉयर से मिलता है सैलरी, या उसके जैसे कोई कमीशन वगैरह जो भी एम्प्लॉयर देते हैं बेनिफिट्स वगैरह, वो सब सैलरी हेड में आते हैं। फिर हमारे पास बिजनेस या प्रोफेशन, जैसे मैं कोई दुकान चलाता हूँ या कोई व्यापारी या फैक्ट्री हूँ तो बिजनेस है, या फिर मैं डॉक्टर, सीए, कोई वकील अपना कोई काम करता हूँ, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, तो उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड है, सेकंड हेड होता है। थर्ड हेड होता है हाउस प्रॉपर्टी का, जिसमें हम रेंटल इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक और रेंटल इनकम बताऊंगा मैं जो अदर सोर्स में आती है। तो अगर मेरी प्रॉपर्टी से मुझे इनकम आ रही है तो वो है मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, चाहे वो मेरी रेजिडेंशियल है या वो कमर्शियल है, तो वो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। या मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड का सिर्फ इंटरेस्ट है। तीसरा हेड हो गया। चौथा है उसके बाद जो हमारा कैपिटल गेन, अगर मैंने कोई सोना बेचा है या कोई प्रॉपर्टी बेची है, शेयर्स बेचे हैं, तो उसके ऊपर जो भी गेन है उसको हम कैपिटल गेन सेक्शन में, एसेट बेचने से जो जो हमारी स्पेसिफाइड एसेट्स हैं, जब हमने वो बेच दिया वो कैपिटल गेन हो गया। ये 4 हेड हो गए। इसके बाद जो कुछ भी बच गया, जो कुछ भी इनमें नहीं आ सकता है, तो उसका नाम रखा है अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यानी कि जो इन चारों में नहीं आएगा उसको हम अदर सोर्स में लेके जाएंगे। और उसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो इंटरेस्ट है, जो हमारा फिक्स डिपॉजिट पर, रेकरिंग डिपॉजिट पर, या किसी सुकन्या पर, जहां पर भी आ रहा है, चाहे वो इवन पीएफ का जो इंटरेस्ट है, चाहे वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन हमें डिक्लेयर करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। एक हमारी इनकम आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, डिविडेंड की इनकम। पहले ये इनकम नहीं डिक्लेयर करते थे लोग, क्योंकि डिविडेंड पे टैक्स डीडीटी बोलते थे, वो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर म्यूचुअल फंड या जो कंपनी थी वो डिडक्ट कर लेती थी। अभी ऐसा नहीं। अभी आपका जो भी टैक्स स्लैब है आपको उस पर टैक्स देना है, तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना है। और ये आजकल एआईएस में उपलब्ध होती है ये जानकारी, इसलिए उससे मैच करना जरूरी है। इसको अगर आप नहीं करोगे तो एक नोटिस हमने देखा लोगों को आ रहा है, चाहे वो छोटा अमाउंट होता है, बट डिक्लेयर करना है। इसके अलावा हमारे पास फॉरेन में कोई शेयर है, उसका डिविडेंड कोई आता है, उसको भी डिक्लेयर करना है। कुछ लोग इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नोटिस लेकर आते हैं तो हम उनको खास तौर पर कह रहे हैं कि जो डिविडेंड की इनकम है ये पूरी तरह टैक्सेबल है। लोगों को अभी भी भ्रम है। और बाहर की इनकम वो भी टैक्सेबल है। अब इसके अलावा हमारे पास कोई लॉटरी लग गई,
उसमें, या मैंने कोई टीवी पे कोई शो किया करोड़पति या किसी भी तरह का, वो जो मुझे वहां पर इनाम राशि मिलती है कैश की या कुछ भी, तो वहां पर भी जो पैसा आपको मिल रहा है, हालांकि टीडीएस काट के दे रहे हैं वो 30% जो भी हम्म। आपका स्लैब रेट नहीं लगता, इसमें इसमें मैक्सिमम रेट लगता है। तो उसके बावजूद भी ये इनकम डिक्लेयर करनी जरूरी होती है, ये मैंडेटरी है कि आपकी ये इनकम भी उसमें आए। इसके अलावा मान लो मेरे पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है जो मैं किराए पर देता हूँ जैसे, तो वो मेरी जो भी एसेट किराए पे देते हैं अदर देन रियल एस्टेट, वो भी अदर इनकम में आती है। अगर मुझे कोई फैमिली पेंशन मिल रही है, मान लो मेरी पेंशन है तो वो सैलरी में जाएगी, खुद की पेंशन अगर मैं ले रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अपने परिवार की पेंशन ले रहा हूँ, फादर की मदर की जो भी, या हस्बैंड की वाइफ की, तो वो पेंशन अदर इनकम में आती है। इसके अलावा अगर मैंने कोई क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन की है, जैसे आजकल उसे वर्चुअल डिजिटल एसेट कहते हैं, वो भी आपकी अदर इनकम में आएगी। तो इस तरह से एक गिफ्ट है जो आपने अगर 50,000 से ज्यादा किसी से लिया अपने रिलेटिव के अलावा, तो वो आपकी इनकम में मानी जाती है सेक्शन 56 में, और वो भी अदर सोर्सेज में आती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो सिर्फ फसल से इनकम होती है, फसल बेचने से, यानी कि फ्रूट बेचे या मैंने कोई सब्जी बेची, उसके अलावा जो इनकम होती है, जैसे मैंने कुछ बीजों की सफाई की, या मैंने वहां पर कुछ एग्रीकल्चर लैंड पे कोई पेस्टिसाइड बेचा, खरीदा, वो जो इनकम है वो भी अदर सोर्स में, यानी कि उसकी कोई रेंटल इनकम, उसकी कोई इनकम एग्रीकल्चर में, प्योर एग्रीकल्चर के अलावा। तो यानी कि जो उन हेड में नहीं आएगी वो कहाँ आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अदर और सोर्सेज। इसमें टैक्स लगता है आपका जो स्लैब रेट है, वो स्लैब रेट पर लगता है। और ये इनकम आप अपनी चाहें तो ज्यादा अच्छा है अपने 26 AS और AIS से मैच भी कर लें। जी, ये इसके अलावा कोई सर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ज्यादा कुछ नहीं है। अगर फिर भी किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। जी जी। तो इन्हीं हेड्स को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और सर इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जिनकी जो इनकम है वो सिर्फ अदर सोर्सेज के ज़रिए आ रही है। मान लीजिए जिसकी सैलरी के ज़रिए इनकम नहीं आ रही है, किसी का प्रोफेशनल बिजनेस नहीं है, तो जो भी इनकम आ रही है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के ज़रिए ही आ रही है। तो उनको कौन सा फॉर्म फिर फाइल भरना होगा ITR फाइल करते समय? देखिए, जब तक आपके पास मोर देन वन प्रॉपर्टी नहीं है या कैपिटल गेन नहीं है, तो ITR 1 में आप फाइल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम ओके। 5,000 से कम हो तो ज्यादातर लोगों का उसी में ही हो जाता है, मैक्सिमम वही फाइल करनी है। लेकिन अगर आपने कोई शेयर बेचे हैं, अगर आपने कोई एसेट कोई और बेचा है, तो कैपिटल गेन आते ही ज्यादातर लोग आजकल करने लगे हैं। इवन सैलरीड जो हैं वो ये कोविड के बाद से ट्रांजेक्शन ज्यादा कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर वो कैपिटल गेन है तो ITR 2 में जाना पड़ता है। और अगर बिजनेस वगैरह है तो ITR 3 है, फिर ऑडिट वगैरह वो सब ITR 3 में है। और अगर हमारा एग्जेम्प्ट इनकम है, जैसे मैं प्रोफेशनल हूँ और मेरी 75 लाख से कम की है, तो वो ITR 4 सुगम, या जिसे हम कहते हैं, वो सिंपल, उसमें एक डिडक्शन मिलती है बेसिक, जो आपका 50% एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो उनके लिए एक आसान रिटर्न है। लेकिन अगर आपके पास अदर सोर्स की इनकम है और वो 2.5 लाख से ज्यादा है, तो आप टैक्सेबल उसमें आ जाते हो, और उसमें मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना होता है। एक मैंडेटरी रिटर्न तो ये है जो 2.5 लाख से ज्यादा इनकम होने पर है। लेकिन ऐसी भी एक लिस्ट है जहां पर 8 केसेस में आपकी इनकम चाहे 2.5 लाख से कम हो, चाहे नील हो, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करनी है। वो भी एक लिस्ट है, अगर आप कहो तो मैं वो आपको थोड़ी सी अंदाजे के लिए बता देता हूँ, क्योंकि कई बार लोग फाइल नहीं कर रहे हैं। और मेरा पूरा ख्याल है आप कुछ 1-2 साल में देखोगे लोगों को सरकार नोटिस जरूर भेजेगी, क्योंकि वो इलेक्शन की वजह से रुके हुए हैं, अभी पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते हैं। ये नोटिस आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि अगर हमने अभी काफ़ी सारी इनकम बताई हैं, हेड्स बताए हैं, तो अगर उनमें से कहीं से भी आपको इनकम रिसीव हो रहा है तो उसके ज़रिए आप ये ITR फाइल ज़रूर करिए। और ये सारी जो चीज़ें हैं, जो भी इनकम आपको रिसीव हो रहे हैं, उसका मेंशन आप ज़रूर करिए, अदरवाइज़ इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आ सकता है। आपने बताया कि डिविडेंड इनकम और आपने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो, वो भी अदर सोर्सेस में बतानी पड़ती है। थोड़ा और डिटेल में हमें समझाइए, क्योंकि अमूमन लोगों के दिमाग में यही है कि कोई भी कैपिटल गेन हो रहा हो या फिर आपने मार्केट में कुछ निवेश किया हो, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो हेड है उसके अंदर दी जाती है। तो उसके अलावा और कौन कौन सी इनकम है जो कि आपको अदर सोर्सेज के हेड में बतानी चाहिए? देखो, कैपिटल गेन में तब आती है जब मैंने शेयर या म्यूचुअल फंड को बेचा है, फिर उसमें भी देखना पड़ता है कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है।
फिर वो फॉरेन में है कि इंडिया में है, वो एक कैपिटल गेन है जब मैंने एसेट को ट्रांसफर किया। उसके लिए बेसिक चीज होती है ट्रांसफर ऑफ एसेट, उसकी मेन कंडीशन है। जब तक ट्रांसफर नहीं किया, मेरे ही नाम में है, फिर भी मुझे इनकम हो रही है। वो इनकम क्या हो रही है? डिविडेंड की हो रही है। तो वो जो इनकम डिविडेंड की हो रही है वो सिमिलर टू इंटरेस्ट है। जैसे आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, इसमें डिविडेंड मिलता है। तो ये इनकम अदर सोर्स की इनकम में ही आएगी, ये कैपिटल गेन में नहीं जाएगी। जो आपको मंथली एनुअली जो आपको डिविडेंड जब भी डिक्लेयर हो रहे हैं, तो उसमें आपको डिक्लेयर करना है अदर सोर्स में। और उसमें अभी आपके पास जो 10% अगर टीडीएस कट भी गया है और आप 30% स्लैब में हो, तो आपको 20% और जमा कराना पड़ेगा। ये आजकल लोगों को कई बार अंदाजा नहीं है, क्योंकि वो पहले ऐसा होता था कि वहीं पर टीडीएस कट जाता था और उसी रेट पे जमा होता था, आपके स्लैब रेट पे नहीं लगता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको अपने स्लैब रेट पे जमा कराना है। मैं जो ये 2.5 लाख से कम लोगों की इनकम है, उन लोगों को खास तौर पे बताना चाहता हूं कि वो अगर बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा पूरे साल में दिया है आपने, चाहे वो कहते हैं ना, कई बार ऐसा एक किस्सा आया था कि दादी के पास अकाउंट से पैसा गया था बिजली का बिल, और दादी की कोई और इनकम नहीं थी, लेकिन उनके पास कुछ जमा पूंजी थी उसमें से। अब उनको रिटर्न फाइल करनी थी, लेकिन सरकार का कानून है। लेकिन जो उनके बच्चे थे, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दादी को नोटिस आ जाएगा। तो उन्होंने कहा सरकार पागल है, इनकम टैक्स पागल है, सभी लोगों को ये क्या तरीका है। लेकिन सरकार को डाटा कलेक्ट करना है कि जो लोग 1 लाख रुपए का बिजली का बिल देते हैं, उनकी इनकम कहाँ से आती है, क्योंकि लोग अपनी सही आय नहीं बताते हैं, जानकारी नहीं है। कई बार किसानों के पास वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन उन्होंने एफडीज में पैसा रखा हुआ है, तो वो इंटरेस्ट तो टैक्सेबल है, वो तो आपके स्लैब रेट पे आएगा, क्योंकि पहले एग्रीकल्चर इनकम माइनस होती है। अगर आपकी 10 लाख तक की एग्रीकल्चर इनकम ही है, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा एफडी पर। तो लोग उसको सोचते हैं कि टीडीएस कट गया है। तो सरकार वो डाटा कलेक्ट कर रही है और इन लोगों के पास पहुंचने वाली है, ये मुझे लगता है। दूसरा, ऐसे ही इनकम है, आपने अगर 2 लाख से ज्यादा ट्रैवल का एक्सपेंस किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपने 2 लाख से ज्यादा किया है, ये अभी लोग इस पे ज्यादा जागरूक नहीं है शायद, और सरकार भी अभी इस पे कोई डंडा नहीं चला रही है, लेकिन ये कानून 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अभी इस पे आने वाली है बारी। तीसरा है कि अगर आपने कोई भी फॉरेन एसेट या कभी बैंक खाता भी खोला था कहीं बाहर जा करके, और वो खाता आपका जारी है और कुछ उसमें ज्यादा पैसा नहीं है, बात उसके अमाउंट की नहीं है कि वहां 1 करोड़ है या 1 लाख है या 1,000 है। अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट है, घर है वहां पर विदेश में, और आपकी इंडिया में कोई इनकम नहीं है, 0 है या 1,000 है या 1 लाख है, यानी कि 2.5 लाख से कम है, तब भी मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना, क्योंकि वो एनआरआई का जो भी बाहर एसेट है उसको डाटा को कलेक्ट करना चाहते हैं कि एसेट कहाँ से एक्यूमुलेट हुई, क्या ये इनकम कभी टैक्सेबल तो नहीं थी। तो ऐसे ही ये इनके लिए है जिनके पास फॉरेन एसेट है। अगर उनकी कोई साइनिंग अथॉरिटी भी किसी कंपनी में वो डायरेक्टर हैं बाहर, तो भी उनको मैंडेटरी बताना है, तो भी उनको रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। अगर आपके पास कोई रिफंड क्लेम करना है आपको अपनी रिटर्न में है, जो आपका टीडीएस कट गया है, खासतौर पे जो सीनियर सिटीजन हैं, उनका जो इंटरेस्ट के ऊपर कई बार डिडक्ट हो जाता है, उनको रिटर्न फाइल करके ही रिफंड मिलता है। तो रिटर्न फाइल करना उनके लिए भी मैंडेटरी है, चाहे वो 2 लाख की इनकम है, उसके ऊपर अगर कोई टीडीएस चला गया है तो वो भी रिटर्न फाइल करेंगे, तभी मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो एक दो आपके पास सिचुएशन आती है, वो ये है कि मेरे पास लॉस है और वो मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर मैं वो टाइम पर रिटर्न नहीं फाइल करूंगा, तो मुझे वो अगले सालों में एडजस्ट करने के लिए नहीं मिलेगा। यानी कि मेरी इनकम तो नहीं हुई इस साल में, बस मुझे लॉस हुआ। मैं बिजनेस करता हूं या मैंने कोई एफ में ट्रेड किया है, तो वो बिजनेस लॉस है, और वो मुझे उसको एडजस्ट करने का मौका तब है जब ये रिटर्न मैं मैंडेटरी फाइल कर दूं विद इन ड्यू डेट। तो ऐसे रिटर्न फाइल करना जरूरी है। कई लोगों को ये भ्रम है कि 7 लाख तक की लिमिट हो गई है, तो मेरे को तो टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। रिटर्न फाइल करना 2,50,000 से ऊपर मैंडेटरी है आज भी। तो ये गलतियां इसके साथ आ रहे हैं हमारे पास कि सर मेरा तो टैक्स भी कट गया है और 7 लाख से कम है, तो मुझे तो कोई ना टैक्स देना है ना रिटर्न भरनी है। ऐसा नहीं है, आपका टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन रिटर्न फाइल करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने कि रिटर्न फाइल करना आपको ज़रूरी है, भले ही आप न्यू टैक्स रजीम में, ओल्ड टैक्स रजीम में, आपकी इनकम कम है ज़्यादा है, रिटर्न ज़रूर फाइल करिए। अगर आपको इनकम हो रही है तो आप पैन कार्ड होल्डर हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको इनकम आ रही है, भले ही आप टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है। और आगे फिर देखिएगा आप आने वाले समय में ये चीज़ें जब मैंडेटरी हो जाएंगी और फिर पेनाल्टी बढ़ना शुरू हो जाएगी, तब आपको दिक्कत हो सकती है अगर अभी तक आपने नहीं भरा। कुछ लोग करते हैं ऐसा सुधीर जी, मैंने देखा भी है कि शुरुआती दौर में जब नई नई जॉब लगी होती है तब नहीं करते, और जब इकट्ठा आता है तो उस पर फिर पेनाल्टी भी देनी पड़ जाती है, तो फिर वहाँ पे वो
समझ में नहीं आता कि क्या करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए और रिटर्न फाइल समय समय पर ज़रूर करते रहिए। और हम तरीके भी आपको बता रहे हैं कि भले ही आप किस तरीके की इनकम है, कौन से हेड में आनी चाहिए। अभी तक आपको शायद पता नहीं होगा कि कुछ जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको दिखानी होती है। तो उन सब इनकम के बारे में आप बात करें, जैसे कि हमने इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम किस तरीके से दिखा सकते हैं, ये भी हमने बात की। सुधीर जी, रेंटल इनकम भी आपने बताया। ये रेंटल इनकम की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरीके की इनकम इसमें इंक्लूड होती हैं? दो अलग अलग रेंटल इनकम है। एक तो रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी से जब मुझे हो रही है आय मेरी उसमें आएगी, वो हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों उसमें। तो वो अगर मेरी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है, सपोज करो मैंने कोई घर खरीदा और किसी को किराए पर दे दिया है, या मैंने कोई कहीं पर एक फैक्ट्री खरीदी, वो किसी को किराए पे दे दिया और कुछ उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के नहीं दिया, और एक अगर मैंने उसमें बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के दिए, जैसे बैंक्वेट की सर्विसेज दी, तो वो मेरे बिजनेस में चला जाएगा, क्योंकि मैं पूरा बिजनेस मैनेज कर रहा हूँ। तो वो प्रॉपर्टी मैनेज नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस मैनेज कर रहा हूँ, एक्टिविटी। और अगर मैंने किसी को सिर्फ जनरेटर किराए पे दिया है, मान लो कोई कहता है जनरेटर चाहिए मुझे, कोई कहता है ट्रैक्टर चाहिए, कोई किसी को किसी एक्टिविटी के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी क्रेन चाहिए, वो मेरी अदर सोर्स है। क्योंकि वो मेरे से सिर्फ मशीन लेके जा रहा है, मुझे उसका किराया दे रहा है, चला खुद रहा है, यूज कर रहा है अपने लिए, तो वो अदर सोर्स है, मैं उसके लिए एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं जाके एक्टिविटी करता हूँ, मेरी वर्क फोर्स है, तो वो बिजनेस हो गया मेरा। अब इसमें इतना टेक्निकल जाने की मैं तो मना करता हूँ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वर्ड में, जहां जैसे आप डॉक्टर को, कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई वीडियो में अगर आपको दिखाए सर्जरी कर लो, ऐसी होती है डॉक्टर की, कभी कभी देखते हैं वीडियो में, क्या आप अपनी सर्जरी कर सकते हो वीडियो देख के? नहीं कर सकते। तो इसी तरह टैक्स की भी कुछ सर्जरी है जहां में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, वहां खुद नहीं करना चाहिए, बड़ा भारी जुर्माना देना पड़ता है लोगों को। कई बार हजारों हजारों रुपए, लाखों लाखों रुपए की लेट फीस लगती है, उसमें इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी लगती है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से वाइफ की इनकम को, अपनी इनकम को वाइफ की इनकम में दिखा देते हैं। फिर जब सरकार पकड़ती है तो वो उस दिन से आपकी इनकम में ऐड करेगी, हायर टैक्स लेवल लगाएगी, उसके ऊपर ब्याज भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी। इसी तरह अगर आपने कोई, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, किसी ने अपनी मदर के हॉस्पिटल के टाइम पर पैसा ले लिया अपने दोस्त से, और वो डिक्लेयर नहीं करा कहीं, लेकिन वो जो 2 लाख रुपए उसने लिया था वो उसकी इनकम थी, क्योंकि 50,000 से ज्यादा अपने रिश्तेदार के अलावा किसी से पैसा लेना वो इनकम है। लोगों को ये पता ही नहीं हुआ, कह रहे मैंने तो मदर के इलाज के लिए लिया था, मेरे दोस्त ने। भैया सरकार को नहीं पता तुम्हारे दोस्त ने कहाँ से लिया, तुम्हारी इनकम में आएगा, दोस्त को कुछ नहीं होगा, आपकी इनकम में जुड़ेगा। और फिर उस दिन से, और जब सरकार पकड़ती है तो 60% की रेट लगती है, ये 10, 20, 30 नहीं लगती है। यानी कि सरकार जब पकड़ेगी तो क्या करेगी, आपको उसने कहा ये अनडिस्क्लोज्ड है, आपने डिक्लेयर नहीं की, तो 60% तो टैक्स रेट लग गया, और उसके बाद 25% का सरचार्ज, यानी कि 15, तो 75% से अगर आपको टैक्स लगा तो कितना हो गया 2 लाख पे? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख तो टैक्स लग गया। अब वहां से फिर इंटरेस्ट लगेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि गलतियां जो हैं वो भारी पड़ेंगे। किसको होती है, जैसे कहते हैं ना एक्सीडेंट होते हैं, पर जिनके होते हैं उन्हीं को समझना चाहिए कि तेज नहीं चलानी है, नहीं तो कई बार वो अचानक जब ब्रेक लगता है ना लाइफ में, तो वो रोक नहीं पाते गाड़ी को। तो इसी तरह की गलतियां मैं मना करता हूँ फाइनेंस में। सब कुछ अपने का हाथ से नहीं करना है, कुछ एक्सपर्ट्स को थोड़ा बहुत जो भी फीस दे करके आपको एक दो जगह से सलाह मिलती है, दे विल डेफिनेटली सेव योर मनी। आप देखो ना बिजनेसमैन कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील के साथ हमेशा डिस्कस करते हैं। सैलरीड क्लास और एक कॉमन मैन जो है ना, बाकी वो समय नहीं देता कि टैक्स तो मेरा तो काम है, मैं कर लूंगा यार, ये तो मैंने देख लिया है। ये जो रवैया है ये नुकसान पहुंचा रहा है उनको। बिल्कुल। इसके अलावा सुधीर जी, फैमिली पेंशन के बारे में बताइए, जो कि आपने अब शो की शुरुआत में मेंशन किया था। ये किस तरीके की इनकम होती है? मतलब एक तो पेंशन किसी को रिसीव हो रही है तो क्या उन्हें भी आईटीआर फाइल करना पड़ेगा? और फैमिली पेंशन के केस में किस तरीके से उसका कैलकुलेशन हो? अगर मान लीजिए मेरे फैमिली में मुझे फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है और मुझे आईटीआर फाइल करना है, तो कितना अमाउंट में दिखाओगे? और क्या मेरे अलावा जो बाकी अर्निंग मेंबर्स हैं उनको भी आईटीआर फॉर्म में आईटीआर फॉर्म फिल करते समय ये फैमिली पेंशन दिखानी पड़ेगी? ऐसा नहीं है, फैमिली पेंशन में भी कंडीशन होती है, क्योंकि मैरिड को जनरली नहीं मिलती। अगर मैरिड डॉटर वगैरह है, बच्चे हैं, तो वो अगर स्पाउस की पेंशन मिल रही है आपको, मतलब मेरे पति की या पत्नी की, जिसकी भी एक दूसरे को जब मिलती है, क्योंकि वो चले गए हैं और उनकी पेंशन उनकी फैमिली के लिए है, चाहे वो गवर्नमेंट से है या कोई आपने संस्था से, वो पेंशन आपकी जो फैमिली पेंशन है वो अदर इनकम है। क्योंकि आपको यहाँ पर बार बार अदर का मतलब किसी और सोर्स से आ रही है। अदर सोर्स, सोर्स कौन थे? मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ।
तो ऐसे अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये थोड़ा सा पकड़ सकते हो। दूसरा है कि नहीं, मेरे अच्छा। सोर्स से, यानी कि मैंने काम किया था, अब मुझे ही पेंशन मिल रही है, तो वो हाँ सैलरी में जाएगी। तो हाँ एम्प्लॉयर से रिलेटेड जो चीज मुझे मिल रही है वो मेरी सैलरी इनकम है। हाँ। मतलब इसके पीछे थोड़ा बहुत लॉजिक होता है, ऐसा नहीं कि इलॉजिकल है, लॉ भी लॉजिकल है, लेकिन सब जगह लॉजिक नहीं चलेगा। तो अंदाजे से आप अदर सोर्स, मतलब मुझे कहीं से और से पैसा आ रहा है, किसी और सोर्स से, यानी कि मेरे हस्बैंड से, मेरी वाइफ की डेथ हो गई और उसके बाद उन्होंने मेरे लिए ये व्यवस्था की थी कि मुझे 10 साल या 20 साल या 50 साल जब तक मैं रहूं तो मुझे पेंशन मिले, हम्म वो मेरी अदर सोर्स की इनकम में आई। क्लियर। और ऐसे ही रेंटल का मैंने बताया, हाउस प्रॉपर्टी यानी कि कोई भी रियल एस्टेट है, बिल्डिंग है, तो उससे जो रेंट आ रहा है, ठीक है, अब आपने उस पर टावर लगा दिया, आजकल टावर लगा देते हैं, वो इसमें नहीं आएगी, वो आपकी अदर सोर्स में जाएगी, क्योंकि आपने टावर लगाया उस लैंड पे। आजकल वो इसके टेलीकॉम वाले लगा देते हैं और कुछ इनकम लोगों को हम्म होती है, या कई बार होर्डिंग लगा देते हैं जो एडवर्टाइजमेंट के, उसके पैसे मिलते हैं। दिस इज अदर सोर्स इनकम। मैं मान लो नौकरी पेशे वाला हूं, अगर मेरे घर पे किसी ने कहा आपके यहाँ पे बोर्ड लगा देंगे, हमें आपको कुछ पैसा मिलेगा एडवर्टाइजमेंट वालों से, या आपकी छत पे टावर लगा देंगे उससे, वो मेरी अदर सोर्स है। मेरा अदर अपना सोर्स क्या है, जो मैं काम करता हूँ, तो अदर सोर्स में वो इनकम आएंगी। बिल्कुल। तो ये फैमिली पेंशन का बेसिकली मैं डेफिनेशन समझने की कोशिश कर रही थी कि इसे किसे दिखाना चाहिए, कौन दिखा सकता है फैमिली वो मेंबर्स हस्बैंड में। वाइफ जिसकी जी। भी, जिसको मिल रही है, जिसको मिल रही है वो दिखाएगा। सबको नहीं ओके मिलती, ठीक है। एक को मिलेगी। क्लियर। हाँ राइट राइट, चलिए ये क्लियर हो गया कि जिसको मिल रही है, जिसके नाम पर पेंशन आ रही है, उन्हीं को ये उसी दिखाना की। होता है। एनविटी। जी जी सुधीर जी, बात पूरी कीजिए अपनी। तो इसमें एक 15,000 रुपए की छूट भी मिलती है जब आप ऐसे करते हो। तो ओके। या 15,000 या उससे 1/3 कहते हैं, अगर सपोज करो मुझे हाँ तीस हाँ। हजार पेंशन मिल रही है साल में, तो 10,000 की डिडक्शन मिलेगी। अगर 45,000 मिल रही है पेंशन तो 15,000, और अगर 50,000 मिल रही है तो भी 15,000, 1 लाख मिल रही है तब भी 15,000। यानी कि फैमिली पेंशन में एक डिडक्शन अलग से मिलती है, जो कि जैसे सैलरी में मिलती है हमें 50,000 की, फैमिली पेंशन में 15,000 की मिलती है, और वो अदर सोर्स में मिलती हम्म है। तो ये एक अलग से छोटा सा बेनिफिट दिया हुआ है, लेकिन जो मिलता है वो ले लेना चाहिए। फैमिली पेंशन की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर आपको हस्बैंड या वाइफ की वजह से पेंशन मिल रही है, या आपके हस्बैंड वाइफ, सॉरी मदर फादर नहीं है, बच्चे को मिल रही है, तो वो भी अपनी इनकम में डिक्लेयर करेगा जो रेसिपिएंट है। हाँ, अगर उसकी कोई इनकम है ही नहीं, 2.5 लाख से कम ही है, तो फिर उसको रिटर्न भरने की भी जरूरत नहीं है। और अगर न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हैं तो भी उसको 3 लाख की लिमिट है वहां पर बेसिक एग्जामेशन की। ठीक तो है। वो तो बेसिक एग्जामिनेशन को ध्यान रखना है, वहां 7 लाख को हाँ, या 5 लाख को ध्यान नहीं रखना है कि वहां तक टैक्स नहीं फैमिली लगता है। पेंशन की, जी फैमिली पेंशन की डेफिनेशन है, इसका आप ध्यान रखिए। सुधीर जी, इनकम जो हेड है इसके काफ़ी सारे हैं, तो क्विकली हम इम्पोर्टेंट पहलू ही इसके समझने की कोशिश करेंगे। आपने एनविटी इनकम की भी बात की थी, उसके बारे में भी कुछ बताइए कि एनविटी प्लान के जरिए भी किसी को रेगुलर इनकम आ रही है, अमूमन यस। इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए भी आती है, एक रेगुलर इनकम बनती है, तो क्या यस। उसको भी इसी हेड में दिखाना चाहिए? जैसे आपको सपोज करो कोई, आपने एनपीएस में आपको पेंशन मिलती है, क्योंकि 60% आप विड्रॉ कर सकते हो और 40% की एन्युटी है, तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम में ही आएगी और अदर सोर्स में जाएगी। इसी तरह मैंने कोई एलआईसी का कोई अच्छा। पेंशन प्लान लिया हुआ है, जिसमें कि मैंने हाँ। 50 लाख, 1 करोड़, जो भी जो मेरे पैसा कॉर्पस था वो रख दिया, और उस पर लगभग 5-6% मुझे साल का मिल रहा है, तो वो जो इनकम है वो भी मेरी अदर सोर्स की इनकम में, पेंशन इनकम में आएगी, क्योंकि वो मैंने अपने काम से नहीं ली। अगर मैं एम्प्लॉयर से लेता तो सैलरी में चली जाती, और अगर मैंने वैसे की है किसी सोर्स से, अदर सोर्स से, तो वो पेंशन मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। दोनों में एक इतना आखिरी फर्क है। सवाल। जी जी जी। सुधीर जी, एक आखिरी सवाल होगा, समय की थोड़ी कमी है तो थोड़ा क्विकली आपसे जवाब चाहेंगे। काफ़ी सारे लोग होते हैं, स्पेशली हमने देखा है कि छोटी छोटी इनकम से उनको कमाई होती है, जैसे कि कमीशन की बात करें, ब्रोकरेज की बात करें, ये छोटी मोटी इनकम होती है जिसके जरिए उनकी कमाई होती है। तो क्या वो भी दिखाने की ज़रूरत है उनको अदर सोर्सेज में, और सिर्फ उसी के ज़रिए कमाई हो रही है? वैसे तो आपने बताया कि सबको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ उसी के ज़रिए थोड़े थोड़े कमीशन और ब्रोकरेज उनको मिल रहे हैं, तो क्या वो भी अदर सोर्सेज के हेड में ही जाएगा? जो इसको आजकल एक गिग वर्कर का नाम ज्यादा पॉपुलर हो गया है, जैसे कहते हैं ना, हम सोशल मीडिया में या कहीं पर भी बात करते हैं, जो छोटे छोटे से हाँ। काम करते हैं, जैसे ड्राइवर हैं, जी। कुछ दिन कैब चला लिया, कुछ दिन कुछ और, हाँ। तो उनको इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उनको रिफंड मिल सकता है, क्योंकि उनका 1% या 2%, जिसका जितना टीडीएस कट सही रहा है। बात है। अब आपकी टैक्सेबल इनकम तो नहीं है, मान लो 7 लाख सही तक बात टैक्स है। नहीं लगेगा, 5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा रेजिम के हिसाब से, लेकिन हाँ। अगर आपका टीडीएस कट गया, बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये पैसा वापस आ सकता है, या वो 2-4 हजार के लिए मेहनत नहीं हम्म करते,
तो वो 5,000 रुपये आपको मिल सकते हैं अगर आप रिटर्न फाइल कर दो किसी को 100, 200, 500 रुपये दे करके, और आपका रिकॉर्ड भी ठीक हो जाता है। तो सरकार की जेब में आपके पैसे पड़े हैं और वो ले लेने चाहिए। बाद में उसको 2 साल बाद लेना मुश्किल है। जब आप करोगे 31 दिसंबर के बाद तो वो नहीं मिलेगा। और लेट फीस लगती है तो उसी में 5,000 रुपये चले जाएंगे, 1,000 रुपये चला जाएगा। तो लेट फीस भी नहीं देनी। अर्ली फाइलिंग को, कॉन्सेप्ट को सरकार देखो ना, 1 अप्रैल को फॉर्म रिलीज कर दिया। अब की बात ये मजाक नहीं, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। सब कुछ उन्होंने तैयारी कर दी है। 20 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल हो चुकी है आज की डेट में। अब किस चीज का मुहूर्त का इंतजार कर रही है? कहते हैं फेरों का वक्त हो गया है, अब दुल्हन को ले आओ। तो अब रिटर्न को भर दो, अब आप इंतजार मत करो, रिटर्न्स रेडी हैं। और आपको फाइल करने से फायदा ज्यादा है। मान लो मैंने अभी मई में फाइल कर दी तो मुझे जून में मेरा रिफंड आ सकता है और मैं अपने पैसे को अपने काम में लगा सकता हूँ। क्यों मैं सरकार की जेब में 2 महीने 4 महीने और रखूं? या गलती से डेट मिस हो गई, आप मान लो जुलाई में कहीं चले गए, बिजी हो गए, या आपका सीए बीमार है, कुछ भी है, तो आपको लेट फीस जाएगी 5,000 की, प्लस ब्याज जाएगा एक्स्ट्रा। तो कोशिश करो कि वो डिले ना करो। और जल्दी फाइल करने के कई फायदे हैं, मतलब ब्याज भी ज्यादा मिलता है क्योंकि आपको रिफंड पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है जितने महीने से, 1 अप्रैल से। और अगर आप नहीं करोगे तो आपका पैसा जो है वो फंसा रहेगा सरकार के पास। सरकार के पास ही रह जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने। छोटी मोटी इनकम में भी कभी कभार टीडीएस कट जाता है। अगर टीडीएस की जानकारी आपको लेनी है तो देखिए एआईएस एक फॉर्म है, वहाँ पर जाकर आप अपना पूरा ब्यौरा देखिए, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो अगर आपका टीडीएस नहीं कटना चाहिए, आपकी इनकम ऑलरेडी कम है और सरकार आपका के पास वो पैसा चला गया है, तो वो भी अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसके ज़रिए आपको रिफंड के फॉर्म में वो पैसा वापस मिल सकता है, जिससे कि आप उपयोग आगे कर सकते हैं। तो ये ज़रूर करिए आप। और आज की जो चर्चा हमने की, हम उम्मीद करते हैं कि अगर अभी तक आप फाइल नहीं कर रहे हैं, ये सोच के बैठे हैं कि हमारी कोई इनकम ही नहीं है, हमें फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये काफ़ी सारे हेड्स आपने आज डिस्कस किए। अगर वो आपको मिल रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत है। सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे साथ इस खास चर्चा पर जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।